गाइस, कैसे हो आप सब। एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन केमिस्ट्री में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे दो इम्पोर्टेंट नेम रिएक्शन की, जो है एल्डोल संघनन और दूसरी है क्रॉस एल्डोल संघनन। दोनों ही इम्पोर्टेंट है एग्जाम के लिए और दोनों ही बिल्कुल एक जैसी है, सिर्फ थोड़ा सा ही डिफरेंस है। तो बिल्कुल कॉन्सेंट्रेट होकर यहाँ पर देखिएगा, आपको पूरी दोनों की दोनों रिएक्शंस अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो देखते हैं आज की फर्स्ट रिएक्शन, एल्डोल संघनन। होती क्या है एल्डोल संघनन? दो समान अल्फा हाइड्रोजन युक्त कार्बोनिल यौगिक, दो समान अल्फा हाइड्रोजन युक्त कार्बोनिल यौगिक। अब अल्फा हाइड्रोजन किसे कहते हैं ये आपको मैंने इसके पहले वाली वीडियो में बता दिया है। आप उन वीडियो को जाके देखिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने उन वीडियोस की लिंक दे दी है, आप उन वीडियो को देखिए, है ना। तो आपको ये अल्फा हाइड्रोजन युक्त कार्बोनिल यौगिक या अल्फा हाइड्रोजन अल्फा कार्बन किसे कहते हैं ये पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो रिएक्शन क्या है, डेफिनेशन क्या है? दो समान अल्फा हाइड्रोजन युक्त कार्बोनिल यौगिक तनु क्षार से क्रिया करके, अब यहाँ पे तनु क्षार के रूप में दो क्षार ले सकते हैं हम, NaOH और BaOH का होल्ड वाइज। ठीक है, दोनों यूज कर सकते हैं, दोनों में से कोई सा भी यूज कर सकते हैं। तो तनु क्षार से क्रिया करके बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड यानी कि एल्डोल बनाता है ना, जो एल्कोहल और एल्डिहाइड या एल्कोहल और कीटोन दोनों के गुण प्रदर्शित करते हैं। रिएक्शन देखते हैं, उससे आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो लिखा क्या है कि दो समान अल्फा हाइड्रोजन युक्त कार्बोनिल यौगिक। ठीक है, अब अल्फा हाइड्रोजन युक्त कार्बोनिल यौगिक लेना है हमें। फर्स्ट ले लेते हैं CH3C डबल बॉन्ड OH एसिटल्डिहाइड, और दो समान अल्फा हाइड्रोजन युक्त कार्बोनिल लेना है, यौगिक लेना है ना। तो वापस से यही ले लेंगे हम, CH3CHO। ठीक है, इस C के पास 3 हाइड्रोजन है, यहां भी C के पास 3 हाइड्रोजन है ना। इसकी जो स्ट्रक्चर है उसको ओपन करके लिख दिया है मैंने। अब तनु क्षार के द्वारा क्रिया करते हैं, तनु क्षार से क्रिया करते हैं, यानी कि यहाँ पे BaOH का होल्ड वाइज भी ले सकते हैं और NaOH भी हम ले सकते हैं, दोनों में से कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, NaOH भी ले सकते हैं और BaOH का होल्ड वाइज भी ले सकते हैं। तो अब प्रोडक्ट के रूप में क्या बनेगा? बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या एल्डोल बनता है। देखते हैं, सबसे पहले CH3, ये लिख दिया हमने CH3, उसके बाद C, फिर H, और ऊपर देखिए यहाँ पे डबल बॉन्ड O है। तो यहां से जो एक अल्फा हाइड्रोजन है, ये वाला, ये अल्फा, देखिए ये फंक्शनल ग्रुप हो गया CHO, है ना, ये फंक्शनल ग्रुप से डायरेक्टली जुड़ा हुआ कार्बन अल्फा कार्बन। तो इस अल्फा कार्बन के पास कितने हाइड्रोजन है? 3 अल्फा हाइड्रोजन है। ठीक है, तो या तो ये या ये, इन तीनों हाइड्रोजन में से कोई भी एक हाइड्रोजन चला जाएगा इस O के पास। ठीक है, तो यहां पर O के पास एक हाइड्रोजन चला गया। ठीक है, अब देखा जाए तो कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, यहां पर 3 ही कंप्लीट है, 1 2 3, तो एक वैलेंसी अभी फ्री है कार्बन की। तो ये वाला जो भाग है ना, ये वाला भाग आकर इस वैलेंसी को कंप्लीट कर देगा। देखिए कैसे, CH3CHO, ठीक है, सॉरी CH2, 2 हाइड्रोजन, एक तो इसके पास चला गया था, ये अल्फा हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के पास चला गया था, है ना। तो यहाँ पर CH2, सिर्फ CH2 ही बचे हैं, हाइड्रोजन 2 बचे हैं, और फिर ये फंक्शनल ग्रुप CHO। तो ये बन गया हमारा बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, या इसको कहते हैं एल्डोल। ठीक है, इसको एल्डोल भी कह सकते हैं। अब बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड नाम कैसे है इसका? देखिए, ये एक फंक्शनल ग्रुप है और ये एक फंक्शनल ग्रुप है। ठीक है, अब ये एल्कोहल है और ये एल्डिहाइड है। अब एल्कोहल की तुलना में एल्डिहाइड जो होता है उसकी प्रायोरिटी, उसकी प्राथमिकता ज्यादा होती है एल्डिहाइड की, है ना, एल्कोहल से। तो ये मेन फंक्शनल ग्रुप हो गया हमारा, इसको प्रायोरिटी देना है। तो
ये फंक्शनल ग्रुप, इससे जुड़ा हुआ कार्बन अल्फा कार्बन, अल्फा कार्बन से जुड़ा हुआ कार्बन बीटा कार्बन, तो ये हो गया बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, ठीक है। और इसको हम एल्डोल भी कह सकते हैं। आई थिंक रिएक्शन आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी, एक बार फिर से देख लेते हैं। दो समान अल्फा हाइड्रोजन युक्त कार्बोनिल यौगिक, ये भी और ये भी, दोनों क्या है, अल्फा हाइड्रोजन युक्त, और कौन से एल्डिहाइड है, एसिटाल्डिहाइड, ठीक है ना। अल्फा हाइड्रोजन युक्त है CHO, इसमें ये ग्रुप है फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा हुआ कार्बन अल्फा कार्बन, इसके पास 3 अल्फा हाइड्रोजन है, इसके पास भी 3 अल्फा हाइड्रोजन है, ठीक है। तो दो समान अल्फा हाइड्रोजन युक्त कार्बोनिल यौगिक यानी कि C डबल बॉन्ड O है ना, यहाँ पर भी C डबल बॉन्ड O है, यहाँ पर भी C डबल बॉन्ड O है। तो दो समान अल्फा हाइड्रोजन युक्त कार्बोनिल यौगिक, इनकी क्रिया किससे होगी, तनु क्षार से, या तो BaOH का होल ट्वाइस भी ले सकते हैं या NaOH भी हम ले सकते हैं। तो क्या बनेगा, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या एल्डोल बनता है ना। और इसमें अल्कोहल और एल्डिहाइड या अल्कोहल और कीटोन दोनों के गुण प्रदर्शित करते हैं। अब होता क्या है कि देखिए यहाँ पर जो अल्कोहल है ना, अल्कोहल, तो अल्कोहल के भी गुण प्रदर्शित करेगा ये, साथ में एल्डिहाइड, ये रहा एल्डिहाइड ग्रुप, तो एल्डिहाइड के भी गुण प्रदर्शित करता है। अब बात करते हैं दूसरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन की, जो है क्रॉस एल्डोल संघनन। ये अभिक्रिया क्या होती है, कार्बोनिल यौगिकों के दो असमान अणुओं के बीच, जैसा कि मैंने पहले बताया था कि दो असमान अणुओं के बीच अभिक्रिया होगी, है ना, दो कार्बोनिल यौगिकों के असमान अणुओं के बीच संघनन कराया जाए तो उसे क्रॉस एल्डोल संघनन कहते हैं। ये भी तनु क्षार की उपस्थिति में होगी, यहाँ पर भी NaOH या BaOH का होल ट्वाइस हम यूज कर सकते हैं। लेकिन खास बात यहाँ पर यह है इस अभिक्रिया की कि जब एक अणु अल्फा हाइड्रोजन विहीन हो, यानी कि अल्फा हाइड्रोजन एक अणु में नहीं हो, तो ऐसा संघनन होता है ना। वहां पर दोनों ही अणुओं में अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित थे, तो संघनन एल्डोल संघनन अभिक्रिया हो रही थी। लेकिन यहाँ पर एक अणु में अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा, और अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा एक अणु में और दूसरे अणु में अल्फा हाइड्रोजन होगा, तो वो सिर्फ क्रॉस एल्डोल संघनन अभिक्रिया होगी, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसकी रिएक्शन क्या होगी। ये है फॉर्मेल्डिहाइड और ये है एसिटाल्डिहाइड, ठीक है। अब इसमें अल्फा हाइड्रोजन है, देखिए ये फंक्शनल ग्रुप है CHO, और इससे जुड़ा हुआ कार्बन ये अल्फा कार्बन, और अल्फा कार्बन के पास कितने अल्फा हाइड्रोजन है, 3 अल्फा हाइड्रोजन है। लेकिन इसकी बात की जाए तो ये रहा फंक्शनल ग्रुप CHO, और इससे जुड़ा हुआ सिर्फ एक हाइड्रोजन है, तो ये अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा। जब तक अल्फा कार्बन नहीं होगा अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा, ये बात मैंने आपको पहले भी क्लियर कर दी थी, है ना। अपने दिमाग में ये पूरी तरह से फिट कर लीजिएगा कि जब तक अल्फा कार्बन नहीं होगा उसके पास अल्फा हाइड्रोजन भी नहीं होगा। ये फंक्शनल ग्रुप है, ये हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, कार्बन जुड़ा हुआ नहीं है, इसलिए ये अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा। और यहाँ पर ये फंक्शनल ग्रुप और ये कार्बन, यानी कि इस पे 3 हाइड्रोजन है, तो 3 अल्फा हाइड्रोजन हो जाएंगे, ठीक है। अब इनके बीच में संघनन होगा NaOH या BaOH के होल ट्वाइस, है ना, उसकी उपस्थिति में। तो क्या बनेगा देखते हैं। देखिए पहले तो आपको मैं समझाने के लिए CH3 को थोड़ा सा तोड़ के लिख रहा हूं, ठीक है, इससे और अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको। CH2 और एक हाइड्रोजन यहाँ पे शो किया है मैंने, ये अभी भी CH3 ही है ना, C और 1 और 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन। अब होगा क्या कि ये जो एक हाइड्रोजन है, ये वाला जो मैंने अलग से शो किया है, ये हाइड्रोजन चला जाएगा इस O के पास, ठीक है। तो देखते हैं क्या बनने वाला है। अब ये O के पास, अब O के पास हाइड्रोजन चला जाएगा, ठीक है। अब
कार्बन की वैलेंसी देखिए, यहाँ पे 3 ही कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट है, यहाँ पे 1 2 और 3। अब एक वैलेंसी खाली है, तो ये वाला पार्ट पूरा आके इस खाली वैलेंसी को पूरा कर देगा। फ्री वैलेंसी जो बची हुई है यहाँ पे, इसको पूरा कर देगा। क्या हो जाएगा, CH2 C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि क्या हुआ। यहां से CH3 है तो एक हाइड्रोजन, एक अल्फा हाइड्रोजन इस O के पास चला जाएगा, ये जैसे कि है ना। तो क्या हुआ, CH2O, ये रहा O, एक हाइड्रोजन यहां पे आ गया, बाकी पूरा भाग ऐसा की ऐसा इस पे आके जुड़ गया। ठीक है, तो अब इस प्रोडक्ट का नाम क्या है, वही जो एल्डोल संघनन में था। क्या था, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। ठीक है, ये फंक्शनल ग्रुप और ये फंक्शनल ग्रुप, लेकिन प्रायोरिटी किसको, एल्डिहाइड को। ठीक है, तो ये फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा हुआ कार्बन अल्फा, अल्फा से जुड़ा हुआ कार्बन बीटा, तो ये हो गया बीटा, बीटा कार्बन पे है हाइड्रोक्सिल ग्रुप, तो बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। ठीक है, क्लियर हो गया। तो आई थिंक दोनों ही नेम रिएक्शन आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल को, ताकि आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहे। थैंक यू, जय हिंद। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन केमिस्ट्री में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आई थिंक पुरानी वीडियोस भी आपने जरूर देखी होगी, क्योंकि वो एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, मैंने उन सभी वीडियोस की लिंक वहां पर दे रखी है, आप वहां पर जाइए, चेक कीजिए और अच्छे से उनकी पढ़ाई कीजिए। ठीक है, तो आज हम बात करने जा रहे हैं एक और इम्पोर्टेंट नेम रिएक्शन की, जिसका नाम है मस्टर्ड ऑयल अभिक्रिया। मस्टर्ड ऑयल, सरसों का तेल, है ना। तो इसमें सरसों के तेल के समान गंध वाला एक पदार्थ बनेगा, एल्किल आइसोथायोसाइनेट, है ना। तो इसीलिए इस अभिक्रिया का नाम है मस्टर्ड ऑयल अभिक्रिया। ठीक है, वीडियो एंड तक देखिएगा, आपको मस्टर्ड ऑयल अभिक्रिया में आगे कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है, आप अच्छे से इस रिएक्शन को एग्जाम में अटेंड कर पाएंगे। सो चलिए अब देख लेते हैं मस्टर्ड ऑयल अभिक्रिया। जब प्राथमिक एमीन का फॉर्मूला याद है ना आपको, प्राथमिक एमीन यानी कि RNH2, ये है प्राइमरी एमीन, 1 डिग्री एमीन भी इसको कहा जाता है, या प्राथमिक एमीन। ठीक है, तो जब प्राथमिक एमीन को CS2 यानी कि कार्बन डाइसल्फाइड तथा HgCl2 यानी कि मर्क्यूरिक क्लोराइड, तो CS2 तथा HgCl2 के साथ प्राथमिक एमीन को गर्म करते हैं, तो सरसों के तेल के समान गंध वाला, सरसों का तेल, इसको कहते हैं मस्टर्ड ऑयल इंग्लिश में। ठीक है, मस्टर्ड ऑयल यानी कि सरसों का तेल, तो सरसों के तेल के समान गंध वाला एल्किल आइसोथायोसाइनेट बनता है, तो इसे मस्टर्ड ऑयल अभिक्रिया कहा जाता है ना। देखिए, सरसों के तेल के समान गंध वाला एक पदार्थ बनेगा, एल्किल आइसोथायोसाइनेट, इसीलिए इसको मस्टर्ड ऑयल अभिक्रिया कहा जाता है ना। मस्टर्ड ऑयल के समान गंध वाला बनता है। ठीक है, अब ध्यान देने वाली बात यहां पर यह है कि एल्किल आइसोथायोसाइनेट हमें प्राप्त होता है। देखिए, एल्किल यानी कि R होता है ना, एल्किल यानी कि R। अब CN यानी कि साइनाइड, है ना, ये क्या है, एल्किल साइनाइड, RNC, ये क्या है, आइसोसाइनाइड हो जाएगा, पता है ना आपको, एल्किल आइसोसाइनाइड, ये है एल्किल साइनाइड, ये है एल्किल आइसोसाइनाइड, और RNCS ये क्या हो जाएगा, एल्किल आइसोथायोसाइनेट। कैसे, क्योंकि ये सल्फर S लग गया है तो थायो ग्रुप जुड़ गया है यहाँ पर। ठीक है, थायो, सल्फर यानी कि थायो, तो RNCS का मतलब होता है एल्किल आइसोथायोसाइनेट, यानी कि हमें यहाँ पर ये फॉर्म करना है, ये बनाना है RNCS। ठीक है, ये वाला क्या है, एल्किल साइनाइड, ये एल्किल आइसोसाइनाइड, ये क्या है, एल्किल आइसोथायोसाइनेट।
ठीक है, एल्किल आइसोथायोसाइनेट। तो ये हमें यहाँ पर इस रिएक्शन में बनाना है। इसकी जो स्मेल होती है, इसकी जो गंध होती है, वो होती है मस्टर्ड ऑयल के जैसी, सरसों के तेल के जैसी। ठीक है, तो इसीलिए इस अभिक्रिया को मस्टर्ड ऑयल अभिक्रिया कहा जाता है। क्लियर है सभी को यहां तक? तो चलिए देख लेते हैं रिएक्शन क्या है इसकी। प्राथमिक एमीन यानी कि RNH2, इसकी रिएक्शन किस किस के साथ होगी? एक तो CS2 और एक होगी HgCl2 के साथ में। CS2 यानी कि कार्बन डाइसल्फाइड प्लस HgCl2, इन दोनों के साथ में रिएक्शन होगी प्राइमरी एमीन की या 1 डिग्री एमीन की, है ना। ये क्या है? 1 डिग्री एमीन है या प्राथमिक एमीन कह सकते हैं हम इसे। तो प्राथमिक एमीन हो गया कार्बन डाइसल्फाइड और HgCl2 यानी कि मर्क्यूरिक क्लोराइड। अब इन तीनों का मिश्रण लिया और गर्म किया तो क्या बनेगा? एल्किल आइसोथायोसाइनेट बनता है। सबसे पहले यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि बाहर क्या होने वाला है। अगर आपको ये पता चल जाए कि इसमें बाहर क्या होने वाला है तो मेन प्रोडक्ट आप आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, तो देखिए यहां से H2 और यहां से Cl2 किस रूप में बाहर हो जाएंगे? 2HCl के रूप में। देखिए 2 हाइड्रोजन और 2 क्लोरीन 2HCl के रूप में बाहर। क्लियर? अब यहां से एक सल्फर और यहां से ये Hg, ये किस में बाहर हो जाएंगे? किसके रूप में? HgS के रूप में। HgS के रूप में बाहर हो गए। यहां से Hg और यहां से एक सल्फर, है ना। अब बचा क्या? यहाँ पर एक और सल्फर बचा है और C बचा है। ठीक है, ये CS बचा है यहाँ पर। अब हमें क्या बनाना है? एल्किल आइसोथायोसाइनेट बनाना है, यानी कि RNCS बनाना है। तो देखिए यहाँ पर RNCS बन गया, एल्किल आइसोथायोसाइनेट RNCS। ये हमारा मेन प्रोडक्ट है। कौन सा? एल्किल आइसोथायोसाइनेट बन गया, एल्किल आइसोथायोसाइनेट, है ना। RNCS एल्किल CN साइनाइड होता है। मैंने पहले ही ये चीज क्लियर कर दी थी आपको। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है साइनाइड आइसोसाइनाइड और आइसोथायोसाइनेट में। ठीक है, तो RNCS होता है एल्किल आइसोथायोसाइनेट। ये बन गया। एक बार फिर से देख लेते हैं रिएक्शन कि जब प्राइमरी एमीन की 1 डिग्री एमीन की रिएक्शन होगी CS2 यानी कि कार्बन डाइसल्फाइड और HgCl2 यानी कि मर्क्यूरिक क्लोराइड के साथ में, तो क्या बनेगा? एल्किल आइसोथायोसाइनेट बनता है, जो जिसकी गंध किसके समान होती है? सरसों के तेल के समान इसकी गंध होती है। इसीलिए इसको मस्टर्ड ऑयल अभिक्रिया के नाम से जाना जाता है। ठीक, यहां से 2 हाइड्रोजन और 2 क्लोरीन ये बाहर हो गए। ठीक है, 2HCl के रूप में। यहां से Hg और यहां से एक सल्फर ये बाहर हो गया HgS के रूप में। अब बचा क्या? RNCS, एक सल्फर इस Hg के साथ में चला गया, HgS के रूप में बाहर हो गया। ठीक है, यहां से एक सल्फर चला गया इसके साथ में HgS के रूप में, ये बाहर हो गया। बचा क्या? RNC और एक S और बचा है, तो ये RNC और ये एक S। ठीक है, क्लियर हो गया सभी को? तो रिएक्शन अच्छे से आपको समझ में आ गई होगी। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। इतनी मेहनत के बाद एक लाइक तो आपका बनता ही है ना। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी जरूर प्रेस कीजिए। तो मेहनत करते रहिए, पढ़ाई करते रहिए अच्छे से। धन्यवाद, जय हिंद। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन केमिस्ट्री में आपका बहुत बहुत स्वागत है। पिछले वीडियोस में हमने बहुत सारी इंपॉर्टेंट केमिकल नेमिंग रिएक्शंस पढ़ी है और आज भी एक और रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन हम पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है स्टीफन रिडक्शन रिएक्शन, स्टीफन अपचयन अभिक्रिया। ठीक है, सो चलिए गाइस अब फटाफट देख लेते हैं हमारे रिएक्शन, स्टीफन रिएक्शन।
लिखा क्या है कि एल्कील साइनाइड का SnCl2 स्टेनस क्लोराइड और HCl के द्वारा अपचयन करने पर इमीन बनता है और उसका फिर जल अपघटन करते हैं इमीन का जल अपघटन करने पर एल्डिहाइड बनता है। तो ये सिंपल सी एक स्टेटमेंट है हमारी स्टीफन रिएक्शन की। तो जल्दी से देख लेते हैं इसकी रिएक्शन क्या है। एल्कील साइनाइड, एल्कील यानी कि R की जगह पे हम CH3C2H5 यूज कर सकते हैं, है ना। तो R की जगह हम अभी यूज कर रहे हैं CH3, कोई मिथाइल ग्रुप, ठीक है। सी एल्कील साइनाइड, तो साइनाइड यानी कि C ट्रिपल बॉन्ड N, एल्कील साइनाइड, ये कौन सा साइनाइड हो गया, मेथिल साइनाइड, ठीक है। तो मेथिल साइनाइड अब SnCl2 और HCl द्वारा अपचयन होता है। अब जब भी अपचयन यानी कि रिडक्शन की बात आ जाए तो हमें रिएक्शन करवानी है हाइड्रोजन से, ठीक है। ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब रिडक्शन या अपचयन की बात आ जाए तो हमें उस रिएजेंट की रिएक्शन करवाना है हाइड्रोजन से, ठीक है। तो यहां पर 2H रिएक्शन होगी हाइड्रोजन से और अपचयन किससे होगा, रिडक्शन किससे होगा, SnCl2 और HCl के द्वारा, ठीक है। SnCl2 और HCl के द्वारा रिडक्शन होगा यानी कि हाइड्रोजन से रिएक्शन होगी। किसकी रिएक्शन होगी, एल्कील साइनाइड यानी कि मेथिल साइनाइड हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो अब देखिए बनेगा क्या, देखिए यहाँ पर होगा क्या कि जो ये पाई बॉन्ड है, यहाँ पर एक सिग्मा बॉन्ड है और 2 पाई बॉन्ड है, लेकिन 2 पाई बॉन्ड नहीं टूटेंगे, सिर्फ एक पाई बॉन्ड टूटेगा ये, और एक वैलेंसी इस C की फ्री हो जाएगी और एक वैलेंसी इस नाइट्रोजन की फ्री हो जाएगी, है ना। एक पाई बॉन्ड ये क्लीव होगा, टूटेगा, तो एक जो वैलेंसी है कार्बन की वो फ्री हो जाएगी और एक वैलेंसी नाइट्रोजन की फ्री हो जाएगी। अब इन दोनों को, ये 2 हाइड्रोजन है, एक एक को पकड़ा देना है, एक एक को हम दे देंगे, ठीक है। अब होगा क्या देखते हैं, CH3C, एक बॉन्ड टूट गया है तो डबल बॉन्ड N। अब हमें पता है कि कार्बन की वैलेंसी 4 होती है और नाइट्रोजन की वैलेंसी 3 होती है। तो ये 2 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन हमने इसको दे दिया और एक हाइड्रोजन हमने इसको दे दिया। इस प्रकार से नाइट्रोजन की वैलेंसी 1 और 2 3 और कार्बन की 1 2 3 4। इस प्रकार से कार्बन की वैलेंसी भी 4 हो गई और नाइट्रोजन की वैलेंसी भी 3 हो गई, ठीक है। तो ये बन गया हमारा इमीन, इसको हम कहते हैं इमीन, ठीक है। यहां तक क्लियर हो गया सभी को। अब इस एमीन का जल अपघटन करते हैं, हाइड्रोलिसिस करते हैं, ठीक है। जल अपघटन करते हैं तो क्या बनेगा, देखिए आपको समझाने के लिए मैं यहां पर लिख रहा हूं HOH। तो यहां पर देखिए कि OH ये इस प्रकार से है ना, H2O। तो इसका जल अपघटन करते हैं तो क्या बनता है, देखिए यहां पर ये 2 बॉन्ड ऑक्सीजन के टूट रहे हैं और 2 बॉन्ड कार्बन के टूट रहे हैं, ये इस प्रकार से, ठीक है। अब जो जिसके पास जा रहा है वो लिख दीजिए। यहां पर देखिए CH3, ये लिख दिया CH3C, ये H है और O है। देखिए अब यहां पर जो ऑक्सीजन है उसके 2 बॉन्ड टूट रहे हैं तो यहां पर ये 2 बॉन्ड इससे जुड़ जाएंगे ऑक्सीजन से, तो ये हो गया C डबल बॉन्ड O और एक H यहां पर था। और अब क्या बचा, दूसरा NH, ये पहले NH था ही सही और ये 2 H और जुड़ गए N से, तो ये बन जाएगा NH3 यानी कि अमोनिया। और ये क्या बन जाएगा हमारा एसिटाल्डिहाइड CH3CHO। तो इस प्रकार से हमारा बन गया ये एल्डिहाइड, ठीक है। आई थिंक रिएक्शन आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। एक बार फिर से रिएक्शन देख लेते हैं हम कि एल्कील साइनाइड का SnCl2 और HCl के द्वारा अपचयन करने पर इमीन बनता है और उस इमीन का फिर हाइड्रोलिसिस करने पर, जल अपघटन करने पर बनता है एल्डिहाइड। कैसे बना, रिएक्शन देखते हैं। ये है हमारा मेथिल साइनाइड CH3C ट्रिपल बॉन्ड N, इसकी रिएक्शन हुई हाइड्रोजन से, क्योंकि जब भी रिडक्शन की बात आती है हाइड्रोजन से हमें रिएक्शन करना पड़ती है, ठीक है। तो हाइड्रोजन से रिएक्शन हुई,
SnCl2 और HCl के प्रेजेंस में, तो क्या बना, इमीन बना। ठीक है, इमीन कैसे बना, CH3C ट्रिपल बॉन्ड N। तो ये जो पाई बॉन्ड है ये एक बॉन्ड टूटेगा, एक बॉन्ड टूटने पर इस कार्बन की एक वैलेंसी फ्री हो जाएगी और एक नाइट्रोजन की वैलेंसी फ्री हो जाएगी। कार्बन और नाइट्रोजन इन दोनों को एक एक हाइड्रोजन दे देना है हमें, तो इस प्रकार से बन जाएगा ये इमीन। कैसे बना, CH3, ये रहा CH3C। अब एक बॉन्ड टूटा तो एक हाइड्रोजन दे दिया, इसका एक बॉन्ड टूटा तो इसको भी एक हाइड्रोजन दे दिया। ठीक है, अब ये बन गया इमीन। इसका फिर हाइड्रोलिसिस किया, जल अपघटन किया, तो क्या बना, एल्डिहाइड और अमोनिया बना। कैसे बना, H2O, ये होती है हाइड्रोजन की संरचना, सॉरी जल के अणु की संरचना H2O है ना। तो अब यहां से दो बॉन्ड ऑक्सीजन के टूटे, दो बॉन्ड कार्बन के टूट गए। ठीक है, जो जिसके पास जा रहा है वो उसको लिख दीजिए। ठीक है, तो ये हो गया CH3CHO, CH3CHO और ये NHHH, हाइड्रोजन 3 टाइम्स, हाइड्रोजन 3 टाइम्स, नाइट्रोजन 1 टाइम, नाइट्रोजन 1 टाइम। तो ये बन गया हमारा अमोनिया और ये हो गया एसिटाल्डिहाइड। तो इस प्रकार से स्टीफन रिडक्शन अभिक्रिया आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। पुरानी वीडियोस की जो लिंक है वो भी मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, उनको चेक कीजिए और प्रैक्टिस कीजिए अच्छे से। उन सभी रिएक्शंस को कॉपी में नोट डाउन कीजिए और अच्छे से पढ़ाई कीजिए। धन्यवाद, जय हिंद। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन केमिस्ट्री में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन भी आपको टाइम पर मिलती रहे। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मैं आगे और अभी नेम रिएक्शन करवाऊंगा तो उसकी नोटिफिकेशन आपको जल्दी से जल्दी मिल सके। आज हम बात करेंगे एक इम्पोर्टेंट नेम रिएक्शन की जिसका नाम है केनिजारो रिएक्शन, केनिजारो अभिक्रिया के बारे में आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखते हैं स्टेटमेंट की क्या लिखा है। केनिजारो अभिक्रिया, अल्फा हाइड्रोजन विहीन एल्डिहाइड पर NaOH की क्रिया कराने पर एल्डिहाइड का एक अणु अम्ल में, ठीक है ना, एल्डिहाइड का एक अणु अम्ल में तथा दूसरा अणु एल्कोहल में परिवर्तित हो जाता है, तो इसे हम कहेंगे केनिजारो रिएक्शन। अब बात आती है यहाँ पर कि अल्फा हाइड्रोजन विहीन, विहीन यानी कि जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं हो, है ना। तो अब अल्फा हाइड्रोजन विहीन एल्डिहाइड, अब एल्डिहाइड तो कहते हैं हम बॉन्ड CHO, ये होता है एल्डिहाइड ग्रुप, हमारा फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड। ठीक है, तो कोई भी ऐसा एल्डिहाइड जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं हो, अल्फा हाइड्रोजन विहीन एल्डिहाइड, है ना। तो अल्फा हाइड्रोजन नहीं हो ऐसे एल्डिहाइडों पर NaOH की जब क्रिया करवाई जाती है तो एल्डिहाइड का एक अणु अम्ल में और दूसरा अणु एल्कोहल में परिवर्तित हो जाता है, तो इसे हम कहेंगे केनिजारो अभिक्रिया। ठीक है, तो पहले मैं आपको बता देता हूं कि अल्फा हाइड्रोजन कहते किसको है। देखिए, मैंने यहां पर दो एग्जांपल लिए, एक फॉर्मेल्डिहाइड और दूसरा लिया है बेंजल्डिहाइड। ठीक है, एक है फॉर्मेल्डिहाइड और दूसरा है बेंजल्डिहाइड। अब यहां पर देखा जाए तो ये है फंक्शनल ग्रुप, इसमें ये है फंक्शनल ग्रुप, है ना, एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप। अब मैं जो बता रहा हूं ध्यान से सुनिएगा कि फंक्शनल ग्रुप के पास में जुड़े हुए कार्बन या डायरेक्टली जुड़ा हुआ कार्बन वो कहलाता है अल्फा कार्बन। सुनिएगा ध्यान से कि फंक्शनल ग्रुप के पास में या डायरेक्टली जुड़ा हुआ जो कार्बन होता है वो होता है अल्फा कार्बन, और अल्फा कार्बन के पास जितने भी हाइड्रोजन होते हैं वो होते हैं अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है, तो ये रहा हमारा फंक्शनल ग्रुप। अब इससे जुड़ा हुआ कोई कार्बन है क्या इससे जुड़ा हुआ कार्बन? फंक्शनल ग्रुप से कार्बन जुड़ा हुआ है? नहीं है, हाइड्रोजन है। यहां पर अल्फा कार्बन नहीं है, यानी कि अल्फा कार्बन नहीं है तो अल्फा हाइड्रोजन भी नहीं होगा। इस हाइड्रोजन को हम अल्फा हाइड्रोजन नहीं कहेंगे। क्लियर है ना। फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा हुआ जो कार्बन होता है उसको कहते हैं अल्फा कार्बन, और अल्फा कार्बन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन कहलाता है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यहाँ पर यह है कि ये फंक्शनल ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा हुआ कोई भी कार्बन नहीं है, तो कोई भी कार्बन नहीं है तो वो अल्फा कार्बन भी नहीं है और अल्फा हाइड्रोजन भी नहीं है। ठीक है,
अब दूसरा एग्जांपल देखते हैं, बेंजल्डिहाइड, है ना। अब ये रहा फंक्शनल ग्रुप, ठीक है, बेंजल्डिहाइड सॉरी एल्डिहाइड, ये रहा फंक्शनल ग्रुप और ये है बेंजीन रिंग। अब हमें पता है कि बेंजीन रिंग के प्रत्येक कोने पर एक एक कार्बन होता है और उससे जुड़ा हुआ एक एक हाइड्रोजन होता है, C6H6, ये होता है बेंजीन का सूत्र, फॉर्मूला, ठीक है। तो अब ये तो रहा फंक्शनल ग्रुप, और फंक्शनल ग्रुप से अब यहां पर एक कार्बन है ना, यहां पर भी कार्बन है, यहां सभी जगह सभी कोने पर एक एक कार्बन होता है और इन कार्बनों से जुड़ा हुआ एक एक हाइड्रोजन होता है, इस प्रकार से। अब यहां पर CHO ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो कैसे जुड़ेगा, यहां से एक हाइड्रोजन अलग होगा तभी तो जाके जुड़ेगा ना CHO ग्रुप, है ना। एल्डिहाइड ग्रुप तभी जाके जुड़ेगा जब यहां से एक हाइड्रोजन अलग होगा, तभी जाकर CHO ग्रुप जुड़ेगा। आ रही है ना बात समझ में आपको, जब यहां से एक हाइड्रोजन अलग होगा तो CHO ग्रुप इससे आके जुड़ जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पे कि अल्फा कार्बन तो है, ये फंक्शनल ग्रुप है CHO, अब CHO यानी कि फंक्शनल ग्रुप से डायरेक्टली जुड़ा हुआ कार्बन यानी कि ये कार्बन, तो ये कार्बन अल्फा कार्बन कहलाएगा। अल्फा कार्बन तो है ये, लेकिन इससे जुड़े हुए कोई हाइड्रोजन है नहीं है ना। इस कार्बन से, इस अल्फा कार्बन से जुड़ा हुआ कोई हाइड्रोजन है क्या, नहीं है, तो ये भी अल्फा हाइड्रोजन विहीन है। और एक फॉर्मेल्डिहाइड जो है वो भी अल्फा हाइड्रोजन विहीन है, ये हाइड्रोजन है लेकिन अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। ये बात यहाँ पर क्लियर ध्यान में रखिएगा कि यहाँ पर अल्फा कार्बन नहीं है, और अगर अल्फा कार्बन नहीं है तो ये अल्फा हाइड्रोजन भी नहीं होगा। तो अल्फा हाइड्रोजन और अल्फा कार्बन आपने समझ लिया है कि किसको कहते हैं। अब हम बात करते हैं अभिक्रिया के बारे में। तो अल्फा हाइड्रोजन विहीन एल्डिहाइड यानी कि फॉर्मेल्डिहाइड और बेंजल्डिहाइड की बात हो रही है ना। अल्फा हाइड्रोजन विहीन एल्डिहाइड पर NaOH की क्रिया कराने पर एल्डिहाइड का एक अणु अम्ल में, है ना, एल्डिहाइड का एक अणु अम्ल में और दूसरा अणु अल्कोहल में परिवर्तित हो जाता है, तो इसे हम कहते हैं कैलिजारो अभिक्रिया। एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये रिएक्शन, ठीक है ना। तो पूरा कंसंट्रेट कीजिएगा, आपको पूरी की पूरी अभिक्रिया बिल्कुल इजी वे में क्लियर करवा दूंगा मैं आपको, ठीक है। तो अब बात करते हैं एग्जाम्पल की। तो अल्फा हाइड्रोजन विहीन एल्डिहाइड, फर्स्ट एग्जाम्पल हम करेंगे, दो एग्जाम्पल करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट एग्जाम्पल फॉर्मेल्डिहाइड ले लेते हैं, है ना, फॉर्मेल्डिहाइड। तो लिखा क्या कि एक अणु अम्ल में और दूसरा अणु अल्कोहल में परिवर्तित हो जाता है, यानी कि दो अणु लेंगे फॉर्मेल्डिहाइड के, ठीक है। और जब इसकी क्रिया NaOH विलयन से होगी, फॉर्मेल्डिहाइड, ये दोनों क्या है, फॉर्मेल्डिहाइड, है ना। तो फॉर्मेल्डिहाइड की रिएक्शन जब NaOH से होगी तो एक अणु अम्ल में और दूसरा अणु अल्कोहल में परिवर्तित हो जाएगा। देखिए कैसे, आपको बिल्कुल इजी तरीके से याद हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे कि जो एक हाइड्रोजन है, ये वाला, है ना, इनमें से कोई भी, ये मान लेते हैं, ये हाइड्रोजन इसके पास चला गया और एक हाइड्रोजन यहां चला गया, ठीक है। अब एक कार्बन इसके पास चला गया और ये कार्बन इसके पास चला गया, ठीक है ना। इसको, इन दोनों को मान लेते हैं कि ये भाई है। अब इन दोनों में बंटवारा हो रहा है, कुछ मनमुटाव हो गया है तो बंटवारा हो गया है, ट्रिक के द्वारा समझते हैं इसको, आपको चुटकियों में याद हो जाएगा, ठीक। तो ये दोनों भाई थे और NaOH ने इन दोनों के बीच में कुछ मनमुटाव किया जिससे इन दोनों में बंटवारा हो गया, है ना। अब एक हाइड्रोजन तो इस भाई के पास चला गया, दूसरा हाइड्रोजन इसके पास चला गया, एक कार्बन इसके पास, दूसरा कार्बन इसके पास। अब हो गया बंटवारे में कुछ हेराफेरी, है ना, हेराफेरी हो गई। तो अब ये दो O, एक ये और दूसरा ये, दो O एक ने ले लिए, एक के पास चले गए, और ये दो हाइड्रोजन, ये वाला और ये वाला, ये चले गए दूसरे के पास,
एक के पास 2 O चले गए और दूसरे के पास 2 H चले गए। ठीक है, अब ये तो हो गए खत्म। अब बारी आती है NaOH की, इसका भी बंटवारा होगा। अब Na एक के पास चला जाएगा और OH दूसरे के पास चला जाएगा। Na यहां पर आ गया और OH यहां पर आ गया। ठीक है, 2 O तो ऑलरेडी है ना इसके पास, इसलिए OH इसने ले लिया। ठीक, तो ये हो गया। देखो ट्रिक में ही हमने पूरी रिएक्शन सॉल्व कर दी है ना। अब ये तो हो गया कार्बोक्सिलिक अम्ल का सोडियम लवण है ना, कार्बोक्सिलिक अम्ल COOH, कार्बोक्सिलिक अम्ल का सोडियम सोल्ट। और ये हो गया एल्कोहल है ना, ये हो गया अम्ल एसिड और ये हो गया एल्कोहल। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं अपन, कार्बन हाइड्रोजन कितने हैं 2 और 1 3, तो CH3 और OH ये हो गया। तो इसको हम क्या कह देंगे, और मेथेनॉल। एक कार्बन है सिंगल बॉन्ड तो मेथ N और OH सफिक्स लगा है तो ऑल मेथेनॉल। और ये हो गया कार्बोक्सिलिक अम्ल का सोडियम लवण। ठीक है, तो पूरी रिएक्शन आपको इजी तरीके से समझ में आ गई होगी। एक बार फिर से बता देता हूं मैं आपको कि 2 फॉर्मेल्डिहाइड के अणु हैं है ना, उसकी रिएक्शन करवाई NaOH से। अब दोनों भाई हैं, NaOH ने आकर इन दोनों में बंटवारा करवा दिया, मनमुटाव हो गया। तो एक हाइड्रोजन इसके पास चला गया, दूसरा हाइड्रोजन इसके पास चला गया है ना। अब एक कार्बन इसने ले लिया, दूसरा कार्बन इसने ले लिया। अब हो गई हेराफेरी है ना, घपला स्टार्ट हो गया बंटवारे में। तो 2 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन, एक ये और दूसरा ये, 2 ऑक्सीजन इसने ले लिए और 2 हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन ये और दूसरा हाइड्रोजन ये 2 हाइड्रोजन इसने ले लिए। ठीक है, अब NaOH का भी तो बंटवारा होगा। अब Na और OH, तो Na ले लिया इसने और OH ले लिया इसने, क्योंकि इसके पास ऑलरेडी 2 O है तो इसने बोला कि मेरे को OH दे दे, OH उसने ले लिया। ठीक है, और Na इसने ले लिया। तो ये तो हो गया कार्बोक्सिलिक अम्ल का सोडियम लवण और ये हो गया एल्कोहल। और कौन सा एल्कोहल है, मेथेनॉल। इसको कंबाइन करके लिखा CH2 और H को, तो CH3 और OH मेथेनॉल। ठीक है, आई थिंक आपको फर्स्ट एग्जांपल अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो अब बात करते हैं हम दूसरे एग्जांपल की। दूसरे एग्जांपल में हम लेंगे बेंजल्डिहाइड। ठीक है, ये हो गया बेंजल्डिहाइड। अब बेंजल्डिहाइड के कितने अणु लेना है, 2 अणु है ना। एक अणु अम्ल में और दूसरा अणु एल्कोहल में परिवर्तित होगा। तो एक अणु ये हो गया बेंजल्डिहाइड का और दूसरा अणु ये हो गया। अब NaOH से रिएक्शन होगी, इसकी NaOH से क्रिया होगी। फिर से वही ट्रिक, दोनों भाई है, NaOH ने आके बंटवारा कर दिया इन दोनों में। तो एक बेंजीन रिंग एक के पास चली गई और दूसरी बेंजीन रिंग दूसरे के पास चली गई है ना। अब एक कार्बन इसके पास चला गया और दूसरा कार्बन इसके पास चला गया। अब 2 O है ना, 1 2 2 O तो चले गए इसके पास और ये 2 हाइड्रोजन चले गए इसके पास। ठीक है, अब ये तो हो गया इनका बंटवारा। अब Na और OH इनका भी बंटवारा होगा। तो Na चला गया इसके पास और OH चला गया इसके पास। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका अम्ल और ये हो गया एल्कोहल। तो इस प्रकार से एल्डिहाइड के 2 अणु अम्ल में और एल्कोहल में परिवर्तित हो गए। ठीक है, रिएक्शन फिर से देख लेते हैं एक बार कि अल्फा हाइड्रोजन विहीन एल्डिहाइड, इसमें भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, इसमें भी नहीं है ना। मैंने रिएक्शन स्टार्ट करने के पहले इस बात को क्लियर किया था। तो इन दोनों में अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। अल्फा हाइड्रोजन विहीन एल्डिहाइड पर NaOH की क्रिया कराने पर एल्डिहाइड का एक अणु अम्ल में, एल्डिहाइड का एक अणु अम्ल में, तो ये एल्डिहाइड इसका एक अणु अम्ल में और दूसरा अणु यानी कि ये अणु एल्कोहल में परिवर्तित हो जाता है। तो इस प्रकार से एक ट्रिक के द्वारा आपको पूरी केनिज़ेरो रिएक्शन याद हो गई होगी।
ठीक है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। लाइक करने में आपका कुछ नहीं जाता है, हमें हौसला बढ़ता है आगे की वीडियो बनाने के लिए। ठीक है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए ताकि आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन भी आपको टाइम पर मिलती रहे। थैंक यू, जय हिंद। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज हम बात करेंगे कुछ इम्पोर्टेंट नेम रिएक्शन की जो एग्ज़ाम्स की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और एग्ज़ाम में आती ही है ना। तो आज हम बात करेंगे दो नेम रिएक्शन की। सबसे पहले हम बात करेंगे रिमर-डिमन रिएक्शन और दूसरी जो रिएक्शन है वो है कार्बिल-एमिन रिएक्शन, कार्बिल-एमिन अभिक्रिया, है ना। तो फर्स्ट में हम बात करेंगे रिमर-डिमन अभिक्रिया की। तो फर्स्ट रिएक्शन की बात करें तो रिमर-डिमन अभिक्रिया स्टेटमेंट क्या है, क्षार NaOH की उपस्थिति में फिनॉल को क्लोरोफॉर्म के साथ गर्म करने पर CHO समूह यानी कि एल्डिहाइड समूह, IUPAC नेमिंग में मैंने क्लियर करवाया था ये, है ना। तो CHO समूह यानी कि एल्डिहाइड समूह ऑर्थो स्थान पर प्रवेश करता है तथा पैरा हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड बनता है। तो तीन चीजों पे हमें फोकस करना है, क्षार NaOH, दूसरा है फिनॉल और तीसरा है क्लोरोफॉर्म। ठीक है, तो सबसे पहले रिएक्शन देख लेते हैं इसकी। ये रहा फिनॉल, फिनॉल को क्लोरोफॉर्म CHCl3 क्लोरोफॉर्म प्लस क्षार NaOH की उपस्थिति में गर्म करते हैं, है ना। क्षार NaOH की उपस्थिति में फिनॉल को क्लोरोफॉर्म के साथ गर्म करते हैं तो CHO समूह ऑर्थो स्थान पर प्रवेश करता है तथा पैरा हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड बनता है। अब देखिए यहाँ पर 3Cl है, क्लोरीन कितने हैं, 3 है, तो सोडियम कितने, 3, ये भी 3 लेने पड़ेंगे, तो बाहर क्या हो जाएगा 3NaCl, है ना, 3NaCl बाहर हो जाएगा। ठीक, अब बचा क्या, इसको मैं आपको और समझाने की दृष्टि से 3Na और 3Cl, 3NaCl के रूप में बाहर हो गया। अब 3 OH समूह बचे हैं, यहां पर CH और ये बेंजीन रिंग के ऊपर OH। ठीक है, अब लिखा क्या कि CHO समूह ऑर्थो स्थान पर प्रवेश करता है, तो ऑर्थो पोजीशन ये है, तो यहां से एक हाइड्रोजन और यहां से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये बाहर हो जाएगा H2O के रूप में, H2O, HO और ये H, तो एक H और दूसरा H, H2O, H2O के रूप में ये बाहर हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर हमें पता है कि बेंजीन रिंग में प्रत्येक कोने पर एक एक कार्बन होता है और उस कार्बन पर एक एक हाइड्रोजन अटैच होता है। ठीक, तो यहाँ से एक हाइड्रोजन रिप्लेस हो गया, ठीक है, चला गया। अब यहाँ पर एक पोजीशन खाली रह गया, है ना, तो खाली रह गया तो यहाँ पर ये CHO समूह आके जुड़ जाएगा। ठीक, तो बचा क्या है अपने पास, बेंजीन रिंग, बेंजीन रिंग के ऊपर OH और यहाँ का जो पोजीशन है यहाँ पर आके जुड़ जाएगा CH, तो CH ये आके जुड़ गया। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ CH। अब देखा जाए तो कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, लेकिन यहाँ पर तो सिर्फ 2 ही कंप्लीट है ना, तो 2 वैलेंसी और बाकी है और हमारे पास 2 OH बाकी है, तो ये OH यहाँ पर और यहाँ पर आके जुड़ जाएंगे। ठीक है, Cl 3 क्लोरीन और 3 Na, तो ये पहले ही बाहर हो चुके हैं 3NaCl के रूप में। बचा क्या था, हाइड्रोजन क्लोरीन, सॉरी हाइड्रोजन कार्बन और OH, OH और OH, 3 OH बचे थे, कार्बन हाइड्रोजन ये बचा था। तो जैसे कि स्टेटमेंट में लिखा है कि CHO समूह ऑर्थो स्थान पर प्रवेश करता है, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा एक्टिव पोजीशन है, ऑर्थो पोजीशन। ठीक है, ऑर्थो और पैरा, तो यहाँ पे ऑर्थो पोजीशन का एक हाइड्रोजन ये OH और H
इनके रूप में बाहर हो जाएगा H2O जल के रूप में, है ना। तो यहाँ पे एक पोजीशन खाली हो गई ऑर्थो की, तो यहाँ पर आके जुड़ जाएगा CHO समूह। लेकिन ध्यान देने वाली बात यहाँ पर यह है कि एक कार्बन कभी भी अपने साथ 2 OH को नहीं रख सकता है। ये बात यहाँ पर नोट करने वाली बात है। आप अपने दिमाग में पूरी तरह से इस बात को फिट कर लीजिए कि एक कार्बन अपने साथ में 2 OH कभी भी नहीं रख सकता है। मैं सिर्फ एक कार्बन की बात कर रहा हूं, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर OH और एक H, ये H2O बन गया, H2O, 2 हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन, H2O, यानी कि H2O के रूप में बाहर हो जाएगा। तो यहाँ पर एक H2O तो था, एक और जुड़ जाएगा तो 2H2O हो जाएगा, ठीक है। अब मैं इसको रफ कर दूं, आई थिंक समझ गए होंगे आप, ठीक है। तो 2H2O के रूप में बाहर हो गया। अब एक वैलेंसी खाली है, तो ये बॉन्ड यहां पर आ जाएगा, डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेगा ये। और वैसे भी ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 होती है, तो देखिए यहाँ पे 2 बॉन्ड कंप्लीट है। और कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, 2 3 4, ठीक है। आई थिंक आपको अच्छे से ये रीमर्टिमेंट अभिक्रिया क्लियर हो गई होगी। एक बार फिर से समझ लेते हैं कि क्षार NaOH की उपस्थिति में, क्षार NaOH की उपस्थिति में फिनोल को, ये रहा फिनोल को क्लोरोफॉर्म के साथ गर्म करने पर, ये रहा क्लोरोफॉर्म, गर्म करने पर CHO समूह यानी कि एल्डिहाइड समूह ऑर्थो स्थान पर प्रवेश करता है। यहाँ पर ये है इसकी ऑर्थो पोजीशन, ठीक है। ऑर्थो स्थान पर प्रवेश करता है तथा पेरा हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड बनता है। हाँ, इसका नाम क्या हो जाएगा, पेरा हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, पेरा हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड बन जाएगा। इसको मैं अच्छे से सही से लिख देता हूं, C डबल बॉन्ड OH, एल्डिहाइड है, ये ऐसे भी हो सकता है C डबल बॉन्ड OH या फिर CHO। इसको यहाँ पे डायरेक्टली CHO भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस दोनों तरह से लिख सकते हैं अपन, ऐसे भी आप लिख सकते हैं। बॉन्ड को शो नहीं करना है तो CHO, ये भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं। अब पेरा हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड क्यों है, क्योंकि जो बेंजल्डिहाइड होता, एल्डिहाइड जो होता है फंक्शनल ग्रुप, वो अल्कोहल की तुलना में ज्यादा प्राथमिकता होती है उसकी, एल्डिहाइड ग्रुप की, ठीक है। तो प्राथमिकता इसको देना है, ये सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा, ठीक। तो पेरा पोजीशन पे है, तो पेरा हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड हो जाएगा। तो अब बात करते हैं हम कार्बिल एमीन अभिक्रिया की। तो इस रिएक्शन में होता क्या है, स्टेटमेंट देख लेते हैं इसका। जब प्राथमिक एमीन को क्लोरोफॉर्म तथा एल्कोहलिक कास्टिक क्षार के साथ गर्म करते हैं तो अत्यंत दुर्गंध युक्त कार्बिल एमीन या आइसोसाइनाइड बनता है। इस अभिक्रिया को कार्बिल एमीन अभिक्रिया कहा जाता है। यहाँ पर ध्यान ये देना है कि एक तो प्राथमिक एमीन, तो प्राथमिक एमीन का सूत्र होता है RNH2, ये होता है प्राथमिक एमीन। इसको 1 डिग्री एमीन भी कह सकते हैं, ठीक है, 1 डिग्री एमीन, प्राथमिक एमीन। अब क्लोरोफॉर्म, तो क्लोरोफॉर्म का सूत्र होता है CHCl3, ये होता है हमारा क्लोरोफॉर्म, ठीक है। इसके बाद एल्कोहलिक कास्टिक क्षार, एल्कोहलिक कास्टिक क्षार, तो एल्कोहलिक कास्टिक क्षार में हम NaOH भी ले सकते हैं और KOH भी ले सकते हैं, ठीक है। NaOH भी ले सकते हैं, KOH भी ले सकते हैं, है ना। तो प्राथमिक एमीन, ये रहा प्राथमिक एमीन, क्लोरोफॉर्म और एल्कोहलिक कास्टिक क्षार, ये रहा एल्कोहलिक कास्टिक क्षार, है ना। अब इन तीनों को गर्म किया, बना क्या, अत्यंत दुर्गंध युक्त कार्बिल एमीन या आइसोसाइनाइड बनता है, ठीक है। पहले तो मैं ये बता देना चाहता हूं कि कार्बिल एमीन जो रिएक्शन का नाम ही है कार्बिल एमीन,
तो कार्बिल एमीन प्रोडक्ट के रूप में बनेगा, इसीलिए इस अभिक्रिया का नाम है कार्बिल एमीन अभिक्रिया, है ना। अब कार्बिल एमीन का मतलब होता है आर के साथ में NC, ये हमें बनाना है, ठीक है। कार्बिल एमीन यानी कि ये बनाना है हमें RNC। कार्बिल एमीन का मतलब होता है एक R यानी कि एल्किल ग्रुप और फिर NC यानी कि आइसोसाइनाइड, CN होगा तो साइनाइड, NC यानी कि आइसोसाइनाइड, ठीक। तो RNC ये हमें प्रोडक्ट के रूप में बनाना है। अब देखिए, सबसे पहले तो 3 क्लोरीन है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कि 3 क्लोरीन है। अब 3 क्लोरीन को रिप्लेस करने के लिए, प्रतिस्थापित करने के लिए 3 सोडियम। आई थिंक आपको पता चल गया होगा कि अब बाहर क्या होने वाला है, 3Na और Cl3 क्या बाहर हो जाएगा, 3NaCl, ठीक है। 3NaCl बाहर हो गया, है ना। ये तो बाहर हो गया, 3NaCl के रूप में बाहर हो गया। अब बचा क्या, यहां पर देखा जाए तो 3 ऑक्सीजन बचे हैं और 3 हाइड्रोजन बचे हैं। यहां पर 1 हाइड्रोजन बचा है ना, और यहां पर 2 हाइड्रोजन बचे हैं, RN और C बनाना है, RNC, ठीक है। RN तो हमें मिल गया, अब C कहां से आएगा, यही आएगा वो तो, लेकिन फिर भी आगे देखते हैं होगा क्या। अब देखिए 3 ऑक्सीजन और 3 हाइड्रोजन यहाँ पर, 1 हाइड्रोजन यहाँ पर, 2 हाइड्रोजन यहाँ पर, तो 3 4 5 6 हाइड्रोजन और 3 ऑक्सीजन, तो और बाहर क्या हो जाएगा, 3H2O, 3 ऑक्सीजन हो गए और 6 हाइड्रोजन हो गए, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक, है ना। 3H2O हो गया, यानी कि ये हाइड्रोजन इसका भी काम हो गया, ये भी हो गया और ये भी हो गया सब। अब बचा क्या हमारे पास, C, तो ये लिख दिया C। इसका पूरा नाम हो जाएगा एल्किल आइसोसाइनाइड, इसका नाम हो गया एल्किल आइसोसाइनाइड, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं इसका, प्राथमिक एमीन। अब R है, R की जगह पे हम कुछ भी ले सकते हैं, मेथिल, एथिल, प्रोपिल, ब्यूटिल, ठीक है। तो मैं यहां पर ले रहा हूं C2H5NH2, ठीक। ये क्या है, यहां पे लिख देता हूं मैं, एथिल एमीन, ये तो हो गया एथिल एमीन प्लस क्लोरोफॉर्म CHCl3, ठीक है। अब वही वापिस से एल्कोहलिक कास्टिक क्षार, तो 3NaOH, देखिए यहां पर हमने लिया था NaOH, आप चाहे तो KOH भी ले सकते हैं, ठीक है। यहां पे मैं KOH ले लेता हूं, KOH, ठीक। तो बाहर क्या होने वाला है, दिख ही रहा है यहाँ पे, 3 क्लोरीन और 3 K पोटेशियम, तो यह हो जाएगा 3KCl, ठीक। अब वापिस से यहाँ पर 3 हाइड्रोजन और 3 ऑक्सीजन बचे, 1 हाइड्रोजन ये और 2 हाइड्रोजन ये, ठीक। 2 3 और 3 6 हाइड्रोजन और 3 ऑक्सीजन, तो ये हो गया 3H2O के रूप में बाहर, है ना। हाइड्रोजन कितने थे, 6, तो ये हो गए 3 गुना 6 और ऑक्सीजन 3 ऑक्सीजन होगा। अब बचा क्या, C2H5NC, ये बन गया हमारा एथिल आइसोसाइनाइड। अगर इसका पूरा नाम लिखें तो ये हो जाएगा एथिल आइसोसाइनाइड। आई थिंक आपको अच्छे से कार्बिल एमीन अभिक्रिया क्लियर हो गई होगी,
हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन केमिस्ट्री में आपका बहुत बहुत स्वागत है। पिछली वीडियोस जो हमने पढ़ी थी टोलेन अभिक्रिया की, वो वीडियो आपको जरूर देखना चाहिए इस वीडियो को देखने से पहले, क्योंकि अगर आपको टोलेन अभिक्रिया वाली रिएक्शन अच्छे से क्लियर है तो ये रिएक्शन जो अभी हम करने जा रहे हैं, फेहलिंग रिएक्शन, फेहलिंग अभिक्रिया, वो आपको अच्छे से क्लियर हो पाएगी, है ना। तो इसलिए अगर आपने वो पहले वाली वीडियो टोलेन अभिक्रिया वाली वीडियो अगर नहीं देखी है तो उस वीडियो की लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, वो वीडियो जाकर देखिए, उसके बाद ये वीडियो देखिए ताकि आपको अच्छे से क्लियरिटी हो जाए। ठीक है, तो आज हम बात करने वाले हैं फेहलिंग अभिक्रिया के बारे में। वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है एग्जाम के लिए। तो अगर आपने वीडियो पूरी देखी तो ये मेरी गारंटी है कि आप फेहलिंग अभिक्रिया को कभी नहीं भूलेंगे। ठीक है, तो एंड तक जरूर देखिएगा। ओके, तो चलिए देख लेते हैं जल्दी से फेहलिंग अभिक्रिया होती क्या है। सोडियम पोटेशियम टार्टरेट तथा क्षारीय कॉपर सल्फेट का विलयन फेहलिंग विलयन कहलाता है। अब यहाँ पर दो चीजें हैं, इन दोनों का जो विलयन होगा सोडियम पोटेशियम टार्टरेट का और क्षारीय कॉपर सल्फेट का, इन दोनों का सॉल्यूशन, इन दोनों का विलयन फेहलिंग विलयन कहलाता है। ठीक है, जैसे कि हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था, टोलेन अभिकर्मक जो होता है वो अमोनियामय सिल्वर नाइट्रेट का विलयन होता है। अमोनियामय सिल्वर नाइट्रेट का विलयन टोलेन अभिकर्मक कहलाता है। वैसे ही सोडियम पोटेशियम टार्टरेट और क्षारीय कॉपर सल्फेट का जो विलयन होता है वो कहलाता है हमारा फेहलिंग विलयन। ठीक है, जब फेहलिंग विलयन को एल्डिहाइड के साथ गर्म करते हैं, टोलेन अभिकर्मक को भी हमने एल्डिहाइड के साथ में गर्म किया था और फेहलिंग विलयन को भी हम एल्डिहाइड के साथ गर्म करते हैं। क्यों करते हैं सिर्फ एल्डिहाइड के साथ गर्म? क्योंकि जो एल्डिहाइड होता है सिर्फ वही ये रिएक्शन देता है, फेहलिंग रिएक्शन या फिर टोलेन रिएक्शन। ठीक है, कीटोन इन रिएक्शन को नहीं देते हैं, ये रिएक्शन नहीं करते हैं कीटोन। फेहलिंग अभिकर्मक के साथ कीटोन की रिएक्शन नहीं होती है। ठीक है, तो जब फेहलिंग विलयन को एल्डिहाइड के साथ गर्म किया जाता है तो एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण हो जाता है। टोलेन अभिकर्मक में, टोलेन अभिक्रिया में भी एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण हुआ था, है ना। यहां पर भी एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण होगा और क्यूप्रस ऑक्साइड का लाल अवक्षेप प्राप्त होता है। यहां पर मैं आपको बता दूं कि जो फेहलिंग विलयन है उसका Cu2+, वो वाला पार्ट, वो वाला भाग ही हमारे लिए काम में आता है। ठीक है ना। रिएक्शन देखते हैं, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगी ये रिएक्शन। चलिए, तो एल्डिहाइड के साथ RCHO, ये है एल्डिहाइड, तो एल्डिहाइड के साथ फेहलिंग विलयन की रिएक्शन होगी। और मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि फेहलिंग विलयन जो होता है उसका सिर्फ Cu2+ वाला पार्ट ही हमारे लिए काम में आता है। ठीक है, फ्री वैलेंसी होती है इसकी, इसके कारण। प्लस यहां पर हम बेसिक मीडियम लेंगे, क्षारीय लिखा है ना, क्षारीय कॉपर सल्फेट, तो क्षारीय होना चाहिए, बेसिक मीडियम होना चाहिए। अब गर्म करते हैं तो क्या बनेगा, देखिए जो फेहलिंग विलयन होता है वो एल्डिहाइड के साथ गर्म करते हैं तो एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण होता है, यानी कि इसका ऑक्सीकरण हो जाएगा। किसमें ऑक्सीकरण होगा? जैसा कि टोलेन अभिक्रिया में हुआ था, RCOO- में ऑक्सीकरण हो जाएगा इसका। ठीक है, इसका ऑक्सीडेशन हो गया, ऑक्सीकरण हो गया RCOO- में। टोलेन अभिकर्मक में भी यही हुआ था, RCHO का ऑक्सीकरण हुआ था RCOO- में। और उधर क्या हुआ था टोलेन अभिकर्मक में कि जो Ag+ था वो Ag में अपचयित हो गया था, रिडक्शन हो गया था Ag+ का Ag में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने उस वीडियो की लिंक दे रखी है, आप जाइए और उसको अच्छे से देखिए, उस रिएक्शन को। उस रिएक्शन से आपको ये रिएक्शन करने में बहुत ही ज्यादा इजी हो जाएगा। ठीक है, तो टोलेन अभिक्रिया में Ag+ था, +1 ऑक्सीडेशन स्टेट को 0 में कन्वर्ट कर दिया था, रिडक्शन हो गया था +1 का 0 में। ठीक है, यहां पर क्या होगा कि जो Cu2+2 ऑक्सीडेशन स्टेट है, ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो किस में चेंज हो जाएगा? +1 में हो जाएगा। यहां पर क्या हो जाएगा? Cu
Cu2O, ये हो जाएगा क्यूप्रस ऑक्साइड, लिखा है यहां पर थ्योरी में। क्यूप्रस ऑक्साइड में रिडक्शन हो जाएगा, यहां पर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है इस Cu2+ का, तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, किसमें रिडक्शन हो जाएगा, इसका +1 में। इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +1 हो गई है, +2 से +1, यानी कि यहां पर फिर से रिडक्शन हुआ है। ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा थी पहले, +2 थी, तो यहां पर +1 हो गई है, यानी कि ऑक्सीडेशन स्टेट कम हो गई है, रिड्यूस हो गई है, रिड्यूस हो गई है, यानी कि यहां पर क्या हुआ है, अपचयन हुआ है। जब ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीकरण अवस्था ज्यादा से कम पर आती है, कम हो जाती है, तो वहां पर क्या होता है, अपचयन होता है। क्लियर है यहां तक आप सभी को? ठीक है, तो +2 ऑक्सीकरण अवस्था से +1 ऑक्सीकरण अवस्था में आ गया Cu2O, और ये किस रंग का होता है, लाल रंग का। लिखा है यहाँ पर कि लाल रंग का अवक्षेप प्राप्त होता है क्यूप्रस ऑक्साइड का, है ना, रेड कलर का होता है, ये लाल रंग का अवक्षेप प्रेसिपिटेट प्राप्त होता है यहाँ पर। अब बचा क्या, यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल भी बाहर होगा, बैलेंस करना है इसको, है ना, RCO और यहां से एक O, तो RCOO हो गया ये। अब यहां पर O कितने बचे, 4 O बचे और 5 H बचे, 5 हाइड्रोजन बचे, यहां से एक हाइड्रोजन ये बचा, तो 5 और 1 6 हाइड्रोजन, तो ये हो जाएगा 3H2O, 3 ऑक्सीजन ये हो जाएंगे, एक ये हो जाएगा 4, तो यहां पर ये 4 ऑक्सीजन। ठीक है, इस प्रकार से ये रिएक्शन भी बैलेंस हो गई। आई थिंक पूरी रिएक्शन आपको अच्छे से क्लियर हो गई है ना। वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। एक बार फिर से मैं आपको रिवाइज करवा देता हूं कि सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट और क्षारीय कॉपर सल्फेट का जो सोल्यूशन होता है वो फेहलिंग सोल्यूशन कहलाता है, फेहलिंग विलयन कहलाता है। और इस फेहलिंग विलयन की रिएक्शन जब एल्डिहाइड के साथ होगी, कीटोन के साथ नहीं करना है, वो रिएक्शन प्रदर्शित नहीं करेंगे, कोई भी रिएक्शन नहीं होने वाली है। और जो फेहलिंग विलयन है ये सिर्फ एलिफेटिक एल्डिहाइड के साथ ही क्रिया करेंगे, ये बात यहाँ पर नोट कीजिए आप अपनी कॉपी में। सिर्फ एलिफेटिक एल्डिहाइड ही फेहलिंग विलयन के साथ में रिएक्शन करेंगे, एरोमेटिक एल्डिहाइड के साथ फेहलिंग विलयन की रिएक्शन नहीं होने वाली है। ठीक है, क्लियर है ना। एलिफेटिक एल्डिहाइड ही फेहलिंग विलयन के साथ रिएक्शन करेंगे, एरोमेटिक एल्डिहाइड फेहलिंग सॉल्यूशन के साथ रिएक्शन नहीं करते हैं। क्लियर है, और कीटोन भी नहीं करते हैं, ये तो मैंने पहले ही आपको बता दिया है। कीटोन नहीं करेंगे और एरोमेटिक एल्डिहाइड नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ एलिफेटिक एल्डिहाइड ही फेहलिंग विलयन के साथ क्रिया करते हैं। क्लियर है, तो फेहलिंग विलयन एल्डिहाइड के साथ गर्म करते हैं तो एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण हो जाता है। ये एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण हो गया RCOO- में, और फिर क्यूप्रस ऑक्साइड का लाल रंग का अवक्षेप प्राप्त होता है, क्यूप्रस ऑक्साइड का लाल रंग का अवक्षेप प्राप्त होता है। जैसे कि टोलेन अभिक्रिया में एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण हुआ था RCOO- में, वैसे ही यहाँ पर भी RCHO का ऑक्सीकरण हो जाएगा RCOO- में। और फिर हमें यह भी पता है कि जब किसी का ऑक्सीकरण होता है तो वहां पर डेफिनेटली अपचयन तो होना ही है, रिडक्शन तो होना ही है ना। टोलेन अभिक्रिया में Ag+ जो था वो Ag में अपचयित हो गया था, और यहां पर क्या होगा, Cu2+ वो किसमें परिवर्तित हो जाएगा, Cu+1 में, Cu+1 में, Cu2+Cu+1 में अपचयित हो जाएगा। यहां पर इसकी Cu की ऑक्सीडेशन स्टेट है +1, यहां पर इसकी है Cu2+ या +2, है ना। तो ज्यादा से कम हो गया है, यानी कि अपचयन हुआ है। ऑक्सीडेशन स्टेट जब ज्यादा से कम होती है, अधिक से कम होती है, तो अपचयन होता है। यहाँ पर Cu2+ था, यहाँ पर Cu+1 है। क्लियर है यहाँ तक। तो ये है क्यूप्रस ऑक्साइड। देखिए ये क्यूप्रिक ऑक्साइड है, क्यूप्रिक है, ये क्यूप्रिक आयन, और ये क्या है, क्यूप्रस आयन है ना। तो ज्यादा वैलेंसी होती है, ज्यादा संयोजकता होती है तो क्यूप्रिक, और कम होती है तो क्यूप्रस। तो ये क्या है, क्यूप्रस ऑक्साइड है। ठीक है, तो ये हो गया RCOO-, ये हो गया Cu2O क्यूप्रस ऑक्साइड, और 3H2O के रूप में बाहर हो गया वाटर मॉलिक्यूल। क्लियर है।
आई थिंक पूरी रिएक्शन आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। अगर आपको फेहलिंग विलियन वाली ये फेहलिंग अभिक्रिया वाली जो ये वीडियो है अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। हम आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं तो प्लीज एक लाइक तो बनता ही है आपका। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी जरूर प्रेस कीजिए ताकि आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहे। अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, मेहनत करते रहिए और अपने माता पिता का नाम रोशन कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।